नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा। भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में कुल 8 राज्य हैं। ये हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। पूर्वोत्तर राज्यों की तरक्की से ही समृद्ध होगा देश। और कैसे बन रहा है नॉर्थ ईस्ट का इलाका इंजन ऑफ ग्रोथ, आइए जानते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी जी से। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। लगातार कनेक्टिविटी पर फोकस रहा है सरकार का, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है, इंक्लूसिविटी पर फोकस रहा है। अगर हम हाई लेवल विजिट्स की बात करें तो 60 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री की विजिट हुई है नॉर्थ ईस्ट में। 400 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी विजिट हुई है। किस तरह से आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन पिछले कुछ सालों में? आपको भी, सबको, दुनिया को मालूम है, नॉर्थ ईस्ट लगातार आज़ाद के बाद जितना इम्पोर्टेंस देना था, जितना हक उनका था, उसको हक नहीं मिला, इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम होते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री सोचते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद रेगुलरली एवरी मंथ हर स्टेट पे कोई MOAs, कोई कैबिनेट मिनिस्टर विजिट करना चाहिए, ऐसा एक एक्शन प्लान बनाए। और प्रधानमंत्री खुद 60 से ज़्यादा ट्रिप्स पर्यटन एरिया में विकास के विषय पर भी, अलग अलग विषय पर भी टूर किया है। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हो, MPs MLAs मिलने के आए तो 1 हफ्ता 10 दिन लगते थे, मिलते नहीं थे। कोई मंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर, वापस चले जाते थे। और उसके कारण नॉर्थ ईस्ट जनता में एक इनसिक्योरिटी फील आया। उसके कारण अलग अलग इंसर्जेंसी ग्रुप्स का एक्टिविटी भी बढ़े। पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थे। 1 साल 2 साल से ज़्यादा कोई चीफ मिनिस्टर टिकते नहीं थे पहले। अब 10 साल से देखिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो हमारा पार्टी नहीं, दूसरा पार्टी का है तो भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। कोई भी देश में, दुनिया में अगर विकास होना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, एक कैपेबल लीडरशिप होना चाहिए। और हम प्रयास किया है पहले एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा प्रयास किया है इंसर्जेंसी ग्रुप्स। जितने भी अलग अलग इंसर्जेंसी ग्रुप्स, आपको मालूम है, 10-15 दिन चक्का जाम करते थे, रोड ब्लॉकेड करते थे, आंदोलन करते थे, सालों भर आंदोलन चलते थे। आपको अभी नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट आइसोलेटेड इंसिडेंट छोड़ के एक पीस आज नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखते हैं। हम प्रयास किया है रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि जब मैं यूथ विंग के काम करता था पार्टी में, गुवाहाटी से दूसरा एक स्टेट में कैपिटल जाने के लिए 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा बस में जाते थे, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं थे। अभी जो 15 घंटा 16 घंटा रहने का समय अभी 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में नेशनल हाईवेज कनेक्टिविटी। इसलिए एक रोड कनेक्टिविटी, एक रेल कनेक्टिविटी, एक एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, स्टेबल कनेक्टिविटी, हमारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्वास कनेक्टिविटी भी है। दिल्ली में हमारे लिए सोचने वाले हैं, भारत के प्रधानमंत्री हमारे लिए सोचते हैं, भारत सरकार हमारे लिए है, ऐसा एक विश्वास लाने में भारत सरकार सफल हुआ है। इस 5 साल में हम 5 लाख करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए खर्च किया है। स्पेशली कनेक्टिविटी, रोज़गार देने के लिए प्रयास किया है, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन प्रयास किया है, स्किल डेवलपमेंट प्रयास किया है, एग्रीकल्चर विकास के लिए प्रयास किया है। ऐसा नॉर्थ ईस्ट में आज एक विश्वास आया है। नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को अच्छे एजुकेशन लाने के लिए प्रयास किया। अभी सबसे अच्छा इंग्लिश बात करने वाले नौजवान नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। देश में कोई भी कोने में जाइए, नॉर्थ ईस्ट के नौजवान अच्छे काम करते हैं, एक विश्वास के साथ काम करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। भारत सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए अलग रिजर्वेशन भी करवाया सीट्स, उधर भी वो लोग पढ़ते हैं। एक वातावरण, पॉजिटिव वातावरण नॉर्थ ईस्ट में पहली बार।
सर, सबसे ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहा है, तो आपको कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता खोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए? सबसे पहले एक वातावरण कभी कैसा होता पता नहीं नॉर्थ ईस्ट में, कोई फ्लाइट कैंसिल होता है, हेलीकॉप्टर जाते नहीं जाते पता नहीं। इसके लिए रोड कनेक्टिविटी जरूरी थी, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेन कनेक्टिविटी। ट्रेन कनेक्टिविटी पहले नॉर्थ ईस्ट में गौहटी होता था, अभी 4 स्टेट्स में ट्रेन कनेक्टिविटी हो गए। नेक्स्ट ईयर तक पूरे हर कैपिटल से हम स्टेट्स में ट्रेन कनेक्टिविटी होगा। अभी इस समय जो अभी इंटरव्यू कर रहे, इस समय लगभग 120 टनल्स का ट्रेन कनेक्टिविटी रेलवे ट्रैक डालने के लिए काम चल रहा है अभी इस समय, क्योंकि ये वातावरण इस समय जो नॉर्थ ईस्ट में एक्टिविटी चलते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डेवलपमेंटल एक्टिविटी चलते हैं, 120 टनल्स काम कर रहे हैं। ऐसे ही सबसे बड़ा टनल भी है, सबसे बड़ा हाइट ब्रिज भी इधर भी है। ऐसा एक ट्रेन कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी अभी लगभग 80,000 करोड़ एक नेशनल हाईवे पे खर्च किया है। लगभग मोर देन 1 लाख करोड़ का अभी काम अंडरवे में है, प्रोसेसिंग चल रहा है। ऐसी सभी एक्टिविटी पर हम कनेक्टिविटी एक्टिविटी पर ध्यान दिया है। एयरपोर्ट्स भी, नए एयरपोर्ट्स आए, नए हेलीपैड्स आए, और एली टैक्सेस भी बनाए, हेलीकॉप्टर का टैक्सेस भी लगाए छोटे छोटे स्टेट में। ऐसी एक अभी पहले टूरिज़्म का एक्टिविटी नहीं थी, अभी टूरिज़्म एक्टिविटी बढ़ाए, सभी जगह होटल्स रूम बढ़ाए, होम स्टेस बढ़ाए। होम स्टे बढ़ाने के वातावरण पे लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलते। आप अरुणाचल प्रदेश ऐसा एक स्टेट बॉर्डर पे स्टेट में गए तो बॉर्डर विलेजेस में हर जगह होम स्टेस का प्रोत्साहन किया है। उसके कारण गांव में रहने वाले महिला, गांव में रहने वाले नौजवान, गांव में रहने वाले टैक्सी चलाने वाले, गांव में रहने वाले गाड़ी चलाने वाले और जो गाइड रहते हैं, इसको रोज़गार भी ज़्यादा मिलते हैं। आने वाले दिन में भी हम होम स्टेस का इम्पोर्टेंस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, मगर जाने का ज़रूरत नहीं है। भारत में ही न्यूजीलैंड है नॉर्थ ईस्ट, भारत में स्विट्ज़रलैंड है नॉर्थ ईस्ट, सभी टूरिस्ट उधर जाने का ज़रूरत नहीं है। अभी आपको कनेक्टिविटी है। भारत अगर एक बात नॉर्थ ईस्ट में अगर विजिट किया, ज़रूर आपको स्विट्ज़रलैंड से अच्छा सुंदर नेचर ब्यूटी आपको भारत में नॉर्थ ईस्ट में दिखते हैं। इसलिए एक वातावरण बनाने के लिए भारत सरकार पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मेरा विश्वास से आने वाले दिन में भी और एक इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए भी प्रयास करें, क्योंकि बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का कोई विकास ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव विकास होना है तो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ही आना चाहिए। हम नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे, नर्सिंग कॉलेजेस खोल रहे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोल रहे, आईआईएम खोल रहे, आईआईटी खोल रहे, और नए मेडिकल कॉलेजेस भी कर रहे, कैंसर हॉस्पिटल्स भी खोल रहे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी खोल रहे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी खोल रहे, प्राइवेट सेक्टर में भी ला गया। जैसा लैंड प्रॉब्लम होता है, वो लैंड प्रॉब्लम भी गवर्नमेंट से, सिविल सोसाइटी से बैठकर लैंड प्रॉब्लम में हल करके भी हम इस विकास के रास्ते पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स चाहिए उसके भी ज़्यादा प्रयास करें। अभी जनवरी 13-14 एक वाइब्रेंट गुजरात होता है, उसमें भी हमारा नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स को इन्वॉल्व करने के लिए हम प्रयास करें। सभी स्टेट्स के जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए कौन सा स्कोप हो सकता है, टूरिज़्म में क्या हो सकता है, एजुकेशन में क्या हो सकता है, और सर्विस सेक्टर में क्या हो सकता है, हॉस्पिटल्स में क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या हो सकता है, सभी स्टेट्स अपना अपना स्कोप लेकर एक एक्शन प्लान लेकर गुजरात में आने वाले। उसके बाद दिल्ली में भी एक इन्वेस्टमेंट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हम करने वाले नॉर्थ ईस्ट के लिए पहली बार नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट, क्योंकि भारत में जितने भी स्टेट्स है उनका स्टेट्स का अलग अलग इन्वेस्टमेंट समिट होता है, मगर हमारे पास छोटे छोटे स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में, वो खुद जाकर दुनिया को अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोगों को लाने में मुश्किल होता है। इसलिए सब 8 स्टेट अष्टलक्ष्मी, प्रधानमंत्री बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए 8 स्टेट को हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी स्टेट्स को हम एक मिलकर
दिल्ली में इन्वेस्टमेंट समिट भी करने वाले हैं। बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट समिट का फोकस ऑफ कोर्स ये होगा कि कैसे हम और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो हमने देखा कि बजटरी एलोकेशन लगातार बढ़ता गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। सर, जानना चाहूंगी कि आपका लगातार प्रयास रहा है कि 100% यूटिलाइजेशन हो फंड का, उसको और स्ट्रक्चर्ड वे में आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? आपको इस 10 साल में मैं एक विश्वास के साथ एक बता सकता हूँ, 10% GBS जो है, केंद्र सरकार जो भी बजट एलोकेशन करते हैं, एक मैंडेटरी किया है। हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, रूरल मिनिस्ट्री हो, रोड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, सभी मिनिस्ट्रीज अपने बजट में मिनिमम 10% नॉर्थ ईस्ट में खर्च करना चाहिए, एक मैंडेटरी किया है भारत सरकार। अभी मैं एक बताते हुए खुशी होती है, लगभग 98 से ज़्यादा, कुछ डिपार्टमेंट्स 140%, जो 10% खर्च करने हैं उसमें 140% सक्सेस हुआ है। ऐसी लगभग 98% कुछ जगह 100% लास्ट 10 ईयर्स में हम पैसे खर्च कर रहे। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा भी पैसे खर्च कर रहे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्या है, 6 महीने ही काम हो सकता है विकास के कार्यक्रम, 6 महीने बरसात के कारण काम नहीं हो सकते। इस समस्या को हम और दूर करते हुए आने वाले दिन में और ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए हमारे लिए केंद्र सरकार के पास कोई पैसे कम नहीं। जो भी डिपार्टमेंट हो, जो भी काम हो, और रोड का काम हो, ट्रेन का काम हो, एग्रीकल्चर का काम हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, पैसे का कोई हमारा शॉर्टेज नहीं है नॉर्थ ईस्ट के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताए, जितने पैसे स्टेट गवर्नमेंट्स खर्च करते हैं विकास के विषय पर, उतना से पैसे हम देने को तैयार है। हम बार बार स्टेट गवर्नमेंट से, मैं मुख्यमंत्रियों से, चीफ सेक्रेटरियों से लगातार वर्चुअल मीटिंग करते रहते हैं। अभी आने वाले जनवरी 10 तारीख को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग होने वाला है शिलांग में, आदरणीय होम मिनिस्टर आने वाला है। इसलिए हमारा को केंद्र सरकार को नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना पैसे वो लोग खर्च करते हैं, हम उतने से ज़्यादा पैसे देने को तैयार है। सर बिल्कुल, लेकिन एक अच्छा डेवलपमेंट जो हमने देखा कि भारत का पहला 5G ट्रेनिंग लैब वो नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है, क्या मायने हैं इसके? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो हिल्स रहते हैं, एजुकेशन का विषय पर जो ऑनलाइन क्लासेस लगाना और हेल्थ के विषय पर ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना, टेली मेडिसिन लेना, और कोई मेडिसिन पहुंचाना, कोई फर्टिलाइज़र पहुंचाना, इसलिए 5G बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद 5G आए तो उधर वातावरण कब बदलते पता नहीं चलता है, बरसात कैसा होता पता नहीं चलता है। इसके कारण 5G के कारण हमारा को उधर नौजवान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। 5G के द्वारा, डिजिटलाइजेशन के द्वारा हम पूरे विकास के रास्ते पर नॉर्थ ईस्ट ले जाना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी तय किया है 5G लैब्स, पहले 5G लैब्स नॉर्थ ईस्ट में लगाने के लिए निर्णय किया है। अच्छे सक्सेसफुली हम प्रयास करें। अभी 4G कनेक्टिविटी नहीं था, हम कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदेश पर कैबिनेट में अप्रूवल करके 4G कनेक्टिविटी स्टैचुरेशन पॉइंट पर कोई गांव ऐसा नहीं छूटना चाहिए उनके पास 4G नहीं है, वो प्रयास करके वो 4G भी पहुँचाए। अभी 5G लैब से लगाए, 5G भी सभी जगह पहुँचाने के लिए पूरे भारत सरकार एक कमिटमेंट के साथ प्रयास करे। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करना होगा नॉर्थ ईस्ट में, और जहाँ भी गैप हैं उन पर काम करना होगा। तो स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस है, लैंड का इशू होता है। चैलेंजेस है, सभी ट्राइबल अलग अलग ग्रुप्स है, उसको एकत्रित लाने में हम सक्सेस हुआ है। बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। आप नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, असम में, बोडोलैंड में, अलग अलग जगह अलग अलग इंसर्जेंसी ग्रुप्स थे। सबसे पहले जो भी विकास करना है, पीस, बिना पीस का कोई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता, कोई कर्मचारी काम नहीं करता, कोई ऑफिसर टूर नहीं करता, कोई नहीं होता है। इसलिए हम पहला टारगेट करके जितने भी इंसर्जेंसी ग्रुप्स है उनसे एक अच्छे प्रेम से उनसे बात करने के लिए कॉन्फिडेंस में लेकर, उनका इश्यूज़ का है, क्या चाहते हैं वो लोग, क्यों इंसर्जेंसी ग्रुप्स चला रहे, आपको आपका विकास के लिए क्या चाहिए, सबके साथ बैठकर चर्चा करके, उनके हाथ में जो बंदूक थे, AK-47 थे, वो सबको बाजू रखकर
आज उन विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हम भारत सरकार सबसे पहले प्रयास करके अलग अलग इंसर्जेंसी ग्रुप से एमओयू करके उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास किया है। ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हम पूरा 99% अचीव हुआ है, इसका एक सफल हुआ। सबसे दूसरा जो कनेक्टिविटी रोड डालने में, अगर आप उत्तर प्रदेश में नहीं तो हरियाणा में नहीं तो पंजाब में रोड डालने में 1 किलोमीटर रोड जितना डालते हैं उसमें तिगुना डबल ट्रिपल उधर खर्च होना पड़ता है। ये हमारे लिए भी चैलेंज है, ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ते हैं। और उसके लिए हम सेटेलाइट के द्वारा एक निसाक बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करके सेटेलाइट के द्वारा कौन सा रास्ते पे रोड डालना कम कैसे खर्च हो सकता है, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, सेटेलाइट यूज करके पूरा विकास में हम प्लान कर रहे हैं। बरसात किधर से आ रहे हैं, कब आएंगे, बरसात को कैसा डाइवर्ट करना, बरसात के कारण फ्लड्स के कारण नुकसान कैसे कम होना चाहिए, ये भी प्रयास करके हम सेटेलाइट को यूज़ करें। ऐसी एक स्पेशल एक सेटेलाइट का नेसिड बोल के निसाक बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया है नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए। हमारे लिए बहुत चैलेंजेस है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि उस अलग अलग आइसोलेटेड विलेजेस रहते हैं। आइसोलेटेड विलेजेस में सिर्फ एग्रीकल्चर एक ही उनके पास रोज़गार है, इसलिए टूरिज़्म भी जाना है तो कनेक्टिविटी हर जगह हर विलेजेस को, क्योंकि टूरिज़्म जाना है तो सिर्फ फ्लाइट्स में ज़्यादा जाते हैं, हेलीकॉप्टर में ज़्यादा जाते हैं, रोड पे ज़्यादा जाते हैं, मगर आइसोलेटेड हिल्स पे अलग अलग विलेजेस है, इसमें रोड, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी कम है। इसके लिए भी भारत सरकार हमारे चैलेंज लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए होम स्टेस बढ़ाने के लिए प्रयास करें, रोज़गार देने के लिए प्रयास करें, और जितने भी नौजवान हैं उनको अलग अलग स्किलिंग ट्रेनिंग दे रहे। विदेशों में भी नॉर्थ ईस्ट के हमारे बहनों को ट्रेनिंग करके, नर्स को ट्रेनिंग करके विदेशों में ले जाने के लिए प्रयास करें, जिधर भी दो देश में। और भारत में अलग अलग कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, जो भी जितने भी बड़ा हॉस्पिटल्स है अच्छे काम करने वाले केरला के बाद हमारे नॉर्थ ईस्ट बहनें काम करते हैं एज ए नर्स। सक्सेसफुली जो भी हॉस्पिटल है, जो भी पेशेंट है, उनका नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं तो एक विश्वास के साथ ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा एक विश्वास भी नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों से, नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों से मिलता है। जी बिल्कुल सर, और लगातार कहा गया कि जो भारत की G20 की प्रेसिडेंसी थी वो पीपल्स प्रेसिडेंसी थी, नॉर्थ ईस्ट पर भी काफ़ी इस पर फोकस किया गया। क्या असर दिखा हमको इसका नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट का ऐसा अलग नहीं दे सकते, मगर नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ऑल स्टेट कैपिटल्स में 8 स्टेट कैपिटल्स में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा लेवल का कॉन्फ्रेंस, चाहे आइसोलेटेड एक नॉर्थ ईस्ट का इवेंट होते थे, अलग अलग 4-5 कंट्रीज़ का डेलीगेट 100 आर्टिस्ट आते थे, मगर पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, दुनिया के सबसे बड़े एक शक्तिशाली देश जो है, विकासशील देश जो है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो जितने भी देश है, उस देश का डेलीगेट्स आना, उस देश का मिनिस्टर्स आना, उस देश का इन्वेस्टर्स आना, बड़े क्रीम ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ वो आना, हमारे लिए बहुत नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। पहले वो सोचते थे भारत में ऐसी एक इतनी नेचर का बढ़िया सुंदर प्रांत भारत में है, उनको नहीं मालूम। अभी नॉर्थ ईस्ट आने के बाद, देखने के बाद एक अच्छे टूरिज़्म को आने वाले दिन में एक प्रोत्साहन मिल सकते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट का जितने भी ट्राइब्स है उसका कल्चर क्या है, उनका डांस क्या होता है, म्यूज़िक क्या होता है, सब कुछ दिखाने में हम सफल हुआ है। बिल्कुल सर, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी भी आपके मंत्रालय ने बनाई है, देश पर इसका क्या असर होगा टूरिज्म सेक्टर पर, और खासकर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो क्या असर देखते हैं? नेशनल टूरिज़्म एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल टूरिज़्म अभी भारत सरकार के द्वारा हम बना रहे, क्योंकि अगर टूरिज़्म पूरे एक स्टेट गवर्नमेंट्स में ज़्यादा जिम्मेदारी रहते हैं, एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है एक्सेप्ट टू ASI मॉन्यूमेंट्स। जितने भी ASI का मॉन्यूमेंट्स है वही हमारा टूरिस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एज ए टूरिज़्म का कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं है। हम जितने भी पैसे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं, और सभी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, मिलके रोड का जैसा
टूरिज़्म बढ़ाना है तो कनेक्टिविटी ज़रूरी है। एक कॉन्फिडेंस, कनेक्टिविटी, कॉन्फिडेंस दोनों ज़रूरी है। इसलिए दो भी कनेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस जोड़ने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कैसा काम करना चाहिए। अलग अलग देशों में, दुनिया में नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ सिर्फ टूरिज़्म के द्वारा ही उनका रेवेन्यू आता है। भारत में अगर अब गोवा देखिए, गोवा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टूरिज़्म के द्वारा आता है। इसीलिए हम प्रयास करें टूरिज़्म को एक अच्छे एक स्टेट गवर्नमेंट से रेवेन्यू मिले, नौजवान को रोज़गार मिले और ट्रेड इम्प्रूव हो और फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा हो। फॉरेन से ज़्यादा जितने भी अलग अलग देशों में टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि आदि अभी प्रधानमंत्री बोले मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसा वेड इन इंडिया, ऐसा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है, वेड इन इंडिया। शादी करने के लिए हम अलग दुनिया में जाते हैं, शादी और फिल्म शूटिंग्स के लिए दुनिया में जाते हैं। अभी आपको बताते हुए नॉर्थ ईस्ट में भी फिल्म शूटिंग शुरू हो गया अभी पहली बार अलग अलग जगह। हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करके फिल्म टूरिज़्म करने के लिए जो भी यूनिट आते हैं, फिल्म शूटिंग यूनिट हो या एक्टर्स हो, उनको कोई असुविधा ना हो। एक विकास के में ज़्यादा टूरिज़्म बनाने के लिए फिल्म शूटिंग हुए तो अच्छे हमारे को आने वाले दिन में टूरिज़्म भी बढ़ते हैं। ऐसा एक पॉलिसी बनाकर लेना चाहिए। इसलिए ग्रीन टूरिज़्म क्या हो सकता है, सस्टेनेबल टूरिज़्म क्या हो सकता है, होम स्टेज कैसा हो सकता है, और इनक्रेडिबल इंडिया के द्वारा कैसे भारत का ब्रांडिंग विदेशों में करना चाहिए, ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी हम बनाए। अभी वो कैबिनेट के सामने जाना है। जैसा भी कैबिनेट सामने है तो हम देश की जनता के सामने ये टूरिज़्म इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, घोषणा करेंगे। मिस्टर रेड्डी, चलते चलते भारत ने 2047 तक एक विकसित भारत होने का सपना देखा है एज अ डेवलप्ड नेशन। क्या रोड मैप है आपके मंत्रालय का, किस तरह के एफर्ट्स? एक्चुअली एक मंत्रालय का ऐसा नहीं है, पूरे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते हम काम करें। अभी पहले हम प्रयास किए थे, प्रधानमंत्री जी जब कोरोना से पहले 2047 तक अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ कैसे एक रोड मैप बनाना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी मिनिस्ट्रीज़ के पास रोड मैप्स है, सभी मिनिस्ट्रीज़ के पास तैयार किया है। 2047 में भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए, एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए। ये दुनिया के एक विश्वगुरु बनकर कैसे उभर के आना चाहिए। देश में रोज़गार कैसे बढ़ना चाहिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, देश में अपने कल्चर संस्कृति कैसा इम्प्रूव हो, और हर गांव को, हर घर को कैसे अपने भारत का डेवलप्ड फ्रूट्स मिलना चाहिए। ऐसा एक हम प्रयास किया है भारत सरकार ने। अभी क्योंकि बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, आने वाले ये 25 साल भारत के लिए बहुत बढ़िया एक अमृत काल होगा, क्योंकि भारत में दुनिया से अगर कंपेयर किए तो कोई देश में नहीं है। भारत में अगर एक यूथ पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन भारत में है। इनका जो समय आने वाला 25 समय देश के लिए, दुनिया के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स जितना भारत में मिलते हैं दुनिया के कोई देश में नहीं मिलते हैं। इस रिसोर्स को देश के विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी बोले आने वाले 25 साल भारत के लिए अमृत काल है। 2047 तक एक विकसित भारत बनने के लिए हम विश्वास जगाने के लिए लोगों को इसमें भागीदारी करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति रहना चाहिए, कोई मज़हब से उठकर, राजनीति से उठकर, रीजन से उठकर, भाषा से उठकर सभी भारत के 140 करोड़ जनता मिलकर 2047 भारत विकसित भारत बनना चाहिए। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं 2047 में एयरपोर्ट के ऊपर से जो प्राइम मिनिस्टर भारत का होगा, कौन सा प्राइम मिनिस्टर होगा उसके लिए चर्चा नहीं करना चाहिए। 2047 में कौन सा पार्टी सत्ता में रहेंगे उसका चर्चा नहीं होना चाहिए। यही होना चाहिए 2047 में हमारा भारत एक विकसित भारत कैसा बने, दुनिया का एक विश्वगुरु कैसा बने, यही हमारा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। इसके आधार पर हम लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को, नौजवान को एक कॉन्फिडेंस में लेकर उनको विकसित भारत में भागीदारी करने के लिए हम प्रयास करें। वही रास्ते में सभी मिनिस्ट्रीज़ अलग अलग एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ रही हैं।
जी बिल्कुल, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है पूरा देश। लेकिन आज आप हमसे जुड़े, आपने अपने विचार हमसे साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।